नियोजित करने को लेकर के एक नई शिक्षण प्रणाली विकसित की गई और इसी नई शिक्षण प्रणाली को कहा गया क्या? हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली को ही कहा जाता है कौन सी शिक्षण प्रणाली? सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि यह हमारी हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली कहलाती है। अब इसमें भी आपको केवल 3 बिंदु याद रखना है। क्या क्या? ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस शिक्षण प्रणाली के केंद्र में कौन होता है? तो याद रखिएगा कि इस शिक्षण प्रणाली के केंद्र में सदैव होता है कौन? बालक। दूसरा, इस शिक्षण प्रणाली में व्यवहार कैसा होता है? तो याद रखिएगा कि इस शिक्षण प्रणाली में जो व्यवहार होता है वह होता है स्वतंत्र। और कहता है इस शिक्षण प्रणाली में मूल्य कैसा होता है? तो आपको याद रखना कि इस शिक्षण प्रणाली में मूल्य जो होता है उसको कहा जाता है रचनात्मक मूल्य, या इसी को कहा जाता है सृजनात्मक मूल्य। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली या सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली, यह शिक्षण की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक शिक्षण का कार्य करते समय बालकों को सीखने के लिए उसके वातावरण में स्वतंत्र छोड़ देता है। जब आप किसी बालक को सीखने के लिए उसके वातावरण में जब आप स्वतंत्र छोड़ देंगे तो बच्चे के अंदर जितनी क्षमता होगी, बच्चे के अंदर जितना भी उसके अंदर मतलब क्षमताएं होगा, वह उसका 100% प्रयोग करके सीखने का प्रयास करेगा। तो इसमें शिक्षक बालक को केंद्र में रखते हुए बालक को सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है और बच्चे के अंदर रचनात्मक मूल्य का मतलब तो जो विशेष गुण, तो बच्चे के अंदर जो विशेष क्षमता होती है वह उसका प्रदर्शन करते हुए शिक्षण अधिगम का कार्य करता है और बच्चा स्वयं करके सीखता है। इसीलिए इस शिक्षण प्रणाली के द्वारा सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक क्या होता है? तो सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक स्थायी होता है। तो ये हमारी कौन सी शिक्षण प्रणाली कहलाई? हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली। अब एक दूसरी बात याद रखिएगा, अगर आपसे 1 नंबर का प्रश्न सिर्फ इस बात से चलाए कि तीनों शिक्षण प्रणालियों में वर्तमान समय में सबसे उपयोगी कौन सी शिक्षण प्रणाली है, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी कौन सी? लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली या बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। कैसे? आप सबसे पहले एक नए नए शिक्षक हैं, आप कक्षा में गए शिक्षण का कार्य करने के लिए, जब तक बच्चों से अंतः क्रिया नहीं करेंगे, जब तक बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप प्रभावी या बेहतर शिक्षण अधिगम का कार्य नहीं कर सकते। इसलिए आपकी 3 शिक्षण प्रणाली, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली, लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली और हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली या शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली वर्तमान समय में समाप्त हो चुकी है, जिसको हम तानाशाही शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं, वह समाप्त हो गई। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रचलित जो शिक्षण प्रणाली है वह बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है और सीटेट का 150 प्रश्न पढ़ते समय आपको बाल केंद्रित में जो मैंने 3 बातें बताई, अंतःक्रिया, मानवीय मूल्य और बालक को केंद्र में रखते हुए आपको पढ़ेंगे, आपका 50% प्रश्न की जो कठिनाई होगी वो हल्का हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसके बाद आपकी कक्षा में यदि व्यक्तिगत भिन्नता ज्यादा है, सोचने समझने में असमानता है, तब हमेशा आपको शिक्षण किस भी प्रणाली से करना है? तब आपको शिक्षण हमेशा करना होगा हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली से। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं हस्तक्षेप रहित मतलब जिसमें शिक्षक का कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए शिक्षक यहाँ पीछे दूर खड़ी है और बच्चे अपने से स्वतः करके सीख रहे हैं। यही आपकी शिक्षण प्रणाली कौन सी कहलाएगी? तो यही आपकी शिक्षण प्रणाली कहलाएगी हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। यही क्या कहलाएगी? यही आपकी कहलाएगी हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। तो क्लियर हुआ? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल मैक्सिमम के द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट करिए, कमेंट फास्ट करिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल बिल्कुल आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आइए, अब आते हैं आपको शिक्षण के प्रकार। देखिएगा मतलब एक एक आपको सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप जानते हैं कि मेरे शिक्षण लाइव भी हो सकते हैं।
भले मैंने मेहनत किया, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था मेरे शिक्षण लाइव भी हो सकते हैं, अगर इंपॉर्टेंट होगा तो आप इस बात को ध्यान दीजिए। मैंने मेहनत किया है, आपको लाइव होकर के मेहनत रह करके देखना पड़ेगा, बस इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए देखिए, हर हेडिंग एक एक लाइन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज की क्लास में मैंने सिर्फ वही चीजें लिया है कि 31 तारीख को आप पेपर उठाओगे और आप कहोगे कि वाह आशीष सर आपने क्या कमाल कर दिया, लेकिन इसका महत्व आपको तब पता चलेगा जब आप सही तरीके, भाई हल तो भी कर पाओगे जब सही तरीके से आप कंसंट्रेट होकर के सीखोगे। तो चीजों को थोड़ा सा बेहतर वे में लेकर के चलने का प्रयास करिए। देखिए शिक्षण के प्रकार, मतलब शिक्षण कुल कितने प्रकार का होता है या शिक्षण कुल के कितने प्रकार है, तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि औपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो? औपचारिक शिक्षण को आप अंग्रेजी में बोलते हो फॉर्मल टीचिंग। केवल 4 बातें आपको ध्यान देनी है। एक शब्द मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया, वो शब्द है निश्चित उद्देश्यपूर्ण। मैंने शब्द बाहर निकाल दिया और वो शब्द क्या है? निश्चित उद्देश्यपूर्ण शब्द है। अब चलिए आइए देखते हैं। निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित विषय विशेषज्ञ। ध्यान दीजिएगा, निश्चित विषय विशेषज्ञ के माध्यम से दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वह हमारी शिक्षा कैसी कहलाएगी? दोस्त आप बताओगे कि यह आपकी शिक्षा कहलाएगी औपचारिक शिक्षा। क्या मतलब? निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब हम किसी भी निश्चित समय पर, निश्चित स्थान विशेष पर, निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से, निश्चित विषय विशेषज्ञ के माध्यम से जब हम शिक्षण अधिगम का कार्य करते हैं तो वही हमारा शिक्षण अधिगम कहलाता है। कौन सा शिक्षण? दोस्त आप बताओगे कि हम इसी को कहते हैं औपचारिक शिक्षण। क्लियर हुआ? मतलब निश्चित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से शिक्षा प्राप्त करने के लिए निश्चित समय, स्थान, पाठ्यक्रम, विषय विशेषज्ञ। तो यहां पर देखिए, जैसे आपका, मैं एक शब्द में मैं बता दूं, जैसे आपकी स्कूली शिक्षा, जैसे आपकी कौन सी शिक्षा? जैसे आपकी स्कूली शिक्षा। देखिए यहां पे टीचर ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहा है और कक्षा में बच्चे बैठ करके, अब देखिए स्थान फिक्स है, विद्यालय स्कूल, विषय विशेषज्ञ है, निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं और एक निश्चित समय पर। यही आपकी शिक्षा क्या कहलाएगी? औपचारिक शिक्षण कहलाएगा। तो एक बार इसके साथ लीजिएगा, फास्ट आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, चलिए मैक्सिमम, मैक्सिमम आगे की ओर बढ़ रहा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम। चलिए बिल्कुल 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 आगे की ओर बढ़ते हैं। तो औपचारिक शिक्षण हो गया। अब आइए अनौपचारिक शिक्षण। देखिए ये क्या कहते हैं। आपने औपचारिक शिक्षण में ये जाना कि निश्चित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जब हम निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित विषय विशेषज्ञ के माध्यम से देते हैं तो वह कहलाता है क्या? औपचारिक शिक्षण। उसके अलावा, इसके औपचारिक शिक्षण के अलावा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो निरंतर चलती है हमारी शिक्षा, उसी शिक्षा को हम लोग कौन सी शिक्षा बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षण, या उसी को हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। मतलब आप रास्ते में चल रहे हो, लग गया ठोकर, तुरंत दिमाग में आया नहीं नहीं अब सड़क देख करके चलना चाहिए। यह कैसा है? अनौपचारिक शिक्षण है। आप जा रहे थे रास्ते में और किसी ने पान खा करके बस से आप रास्ते में पैदल जा रहे हैं और एक बंदा बस में जा रहा है और उसने खिड़की से, दरवाजे से निकाला मुंह और उसने पान खा करके थूक दिया, आपकी शर्ट पर आ गया। आप तुरंत समझ गए बस उस गुजरे तो सावधान रहना चाहिए, थोड़ा हट करके जाना चाहिए। कैसी शिक्षा कहलाएगी? अनौपचारिक शिक्षण कहलाएगा। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और एक व्यक्ति थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लहरा करके गाड़ी चला रहा था और टेढ़ा मेढ़ा लहरा करके गाड़ी चला रहा था और सामने से झटके से कोई आया और भिड़ गया और वो गिर गया, वहीं पे फेंका गया, एक्सीडेंट हो गया। अब आपने तो अरे नहीं, टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी अस्त व्यस्त ढंग से नहीं चलानी चाहिए। तो ये जो सीखना है
कैसा सीखा? अनौपचारिक, मतलब ये उद्देश्यपूर्ण नहीं था, निश्चित नहीं था, विषय विशेषज्ञ ने आपको नहीं सिखाया, ये आप कहीं पर किसी भी प्रकार से सीखते रहते हैं। इसी को कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षण। अंग्रेजी में इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इनफॉर्मल टीचिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इनफॉर्मल टीचिंग। तो ये है आपका क्या? अनौपचारिक शिक्षण। क्लियर हुआ? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अनौपचारिक शिक्षण। चलिए आगे की ओर। नेक्स्ट कह रहा निरौपचारिक शिक्षण। देखिए नॉन फॉर्मल टीचिंग, ये अधिकांश लोग पढ़ाते ही नहीं है। निरौपचारिक शिक्षण ये इसको अधिकांश लोग पढ़ाते ही नहीं। देखिए एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए। आपने एक समझा कौन सा? आपने एक समझा औपचारिक शिक्षण, और एक आपने इसके पहले सीखा कौन सा? अनौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण। तो देखिए जब हम ऐसी शिक्षण प्रणाली जो औपचारिक और अनौपचारिक का हो क्या मिश्रण, मतलब जिसमें कंटेंट निश्चित हो, पाठ्यक्रम निश्चित हो, निश्चित समय के अनुसार उसका शिक्षण अधिगम पूरा होगा, लेकिन निश्चित विषय विशेषज्ञ के माध्यम से न हो, निश्चित स्थान पर न हो, तो वह आपका मतलब जो औपचारिक और अनौपचारिक का मिक्स हो वह आपका क्या कहलाता है? वही आपका कहलाता है निरौपचारिक शिक्षण। जैसे आप आए, जैसे आप कहां आए, जैसे आप पत्राचार के माध्यम से पढ़ रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, या इस तरीके से चीजें हो गई, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका पत्राचार पढ़ रहे हैं, जिसको आप डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, या आप कहीं पर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या आप बच्चा कहीं ट्यूशन पढ़ने जाता है, उसको एक पसंद नहीं आया, दूसरा विषय बदल दिया, तीसरे विशेषज्ञ को बदल दिया। वो जब उसका ट्यूशन भाई सुबह पढ़ेगा, बोला 3 दिन सुबह खाली रहता हूं, 3 दिन शाम आकर के पढ़ा दूंगा, वो जब जैसे चाहे ट्यूशन इस तरीके से आकर के पढ़ाता है। ये इस प्रकार की हमारी शिक्षा कौन सी कहलाती है? तो इस प्रकार की हमारी शिक्षा कहलाती है निरौपचारिक शिक्षा। क्या कहलाती है दोस्त? इस प्रकार की शिक्षा कहलाती है निरौपचारिक शिक्षा। तो ये याद रखिएगा कि ये आपकी नॉन फॉर्मल, तो क्या फॉर्मल मतलब औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निरौपचारिक शिक्षण, ये तीन की तीनों बातें। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चले। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चला जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चला जाए। चलिए बिल्कुल मैक्सिमम के जवाब आ रहा है। देखिए मैं आज आपसे शेयर के लिए नहीं कहूंगा, मैं आपसे शेयर के लिए नहीं कहूंगा, आज सिर्फ इतनी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैं वो एकदम खुल करके मैं दे रहा हूं। वीडियो खत्म होने के बाद आप देख पाओगे कि नहीं, ये मैं नहीं जानता। आप आगे क्या कर पाओगे मैं नहीं जानता। आप जानते हैं इसका पीडीएफ भी बहुत काम का नहीं होगा, लेकिन आप अगर बेहतर तरीके से रुक करके क्लास में करोगे, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, आपके दिमाग पर मैं ऐसा, आप देख भी रहे होंगे, ये चीजें आपको शिक्षण समझ देंगी। बस मैं इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, इससे ज्यादा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आइए अब आते हैं, अब शुरू करते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं, और एक सामान्य सी बात लेकर के आ जाएंगे हम, वापस शिक्षण से कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर हम कहें पर्यावरण, तो पर्यावरण को आपको दो अर्थों में जानना पड़ेगा। एक हिंदी के अर्थ में, तो अगर हम हिंदी के अर्थ की बात करें तो हिंदी के अर्थों में पर्यावरण दो शब्दों से बना है। एक है परि और एक है आवरण। परि का अर्थ होता है क्या? परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा या घेरना। तो ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण में परिभाषा बनाते समय हमेशा आप जीव शब्द का प्रयोग करेंगे। सबको आपस में मिला दीजिए, देखिए पर्यावरण की परिभाषा बन गई क्या? जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए है वही उसका कहलाता है क्या? पर्यावरण। देखिए एक यहां पर बालक है, कुत्ता, बिल्ली, और इस तरीके से बाल, फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे, मतलब किसी भी जीव के चारों ओर से जो उसको घेरे है वही उसका कहलाएगा क्या? पर्यावरण। और पर्यावरण की अंग्रेजी क्या होती है तो आप बताओगे? इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है? पर्यावरण की अंग्रेजी इन्वायरमेंट होता है। और यह आपके किस भाषा से बना? फ्रेंच भाषा के किस शब्द से? तो आप बताओगे कि इन्वायरोनेर से बना है। और इस इन्वायरोनेर का अर्थ क्या होता है? पास पड़ोस। तो जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं
उसका क्या कहलाती है, जो उसे प्रभावित करती है उसका पर्यावरण कहलाती है। तो हिंदी में जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वह उसका पर्यावरण है। और अंग्रेजी में जीव के पास पड़ोस, तो भाई जीव का पास पड़ोसी तो उसका चारों तरफ है। तो जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती है वह उसका क्या कहलाएंगी, वह उसका एनवायरमेंट कहलाएंगी या वह उसका पर्यावरण कहलाएंगी। क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब आगे आइएगा, पर्यावरण की एक सामान्य समझ क्लियर हुई। अब खेल शुरू होगा, असली पर्यावरण शिक्षण। आइए दिखाते हैं आपको पर्यावरण शिक्षण किसे कहते हैं। और पर्यावरण शिक्षण में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पर्यावरण शिक्षण का जो मुख्य रूप से विषय क्षेत्र होता है, किताबें भी इसका जिक्र नहीं करती, प्रश्न हर साल आता है। देखो समझो क्या, अब भाई आप बताओ, आप पढ़ाओगे किसको? आप कहोगे बालक को। बालक को पढ़ाओगे कहां? तो आप कहोगे कि उसके कहां, पर्यावरण में। आप जरा हमको ये बताइए कि बालक का मतलब बालक पर्यावरण को प्रभावित करता है कि नहीं? आपका जवाब है हाँ। बताओ क्या पर्यावरण बालक को प्रभावित करता है कि नहीं? आप कहोगे हाँ। मैं ये कह सकता हूं क्या कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? तो भी आपका जवाब होगा हाँ। तो जहां दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने लगे वही कहलाता है आपकी क्या, अंतःक्रिया। तो देखिए है क्या, पर्यावरण शिक्षण किसे कहेंगे कि बालक और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया स्थापित करना ही कहलाएगा क्या, पर्यावरण शिक्षण। बालक और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया, अंतःक्रिया का मतलब इंटरेक्शन, जहां दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने लगे वही कहलाता है आपका क्या, पर्यावरण शिक्षण। क्लियर हुआ? अच्छा, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? आप बताओगे कि पर्यावरण प्राकृतिक होता है। पर्यावरण कैसा होता है? प्राकृतिक होता है। पर्यावरण कैसा होता है? तो आप बताओगे कि सामाजिक होता है। और पर्यावरण कैसा होता है? तो आप बताओगे कि पर्यावरण एक होता है आर्थिक। तो देखिए ध्यान से समझिए कि बालक और उसके पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया स्थापित कराना जो पर्यावरण शिक्षण है, तो ये अंतःक्रिया 3 आधार पे कराई जाती है। और इसी 3 के तीनों आधार को हम लोग बोलते हैं क्या, पर्यावरण का विषय क्षेत्र। तो ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण के विषय क्षेत्र कितने होते हैं? 3। क्या क्या? प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक। प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक। तो देखिए प्राकृतिक का मतलब पास पड़ोस में पाए जाने वाले जितनी प्राकृतिक वस्तुएं हैं इससे परिचय कराना, इससे अंतःक्रिया कराना। परिवार, समाज, समुदाय, इन सभी से जोड़ करके पढ़ाएंगे तो बच्चे के सामाजिक परिवेश से अंतःक्रिया होगी। और बच्चे को जब आप आर्थिक का मतलब समझिएगा कि जब बच्चे को आप पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा प्रदान करेंगे तो ये अंतःक्रिया जो पास पड़ोस परिवेश में बच्चे की जागरूकता है, पास पड़ोस परिवेश में बच्चे की जो एक ऐसी पहल जो बच्चे को क्या कर रही है, पास पड़ोस परिवेश में उसको एक ज्ञान प्रदान कर रही है, ये उसका पहलू कहलाएगा क्या, आर्थिक। तो पर्यावरण शिक्षण क्या है? बालक और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। और पर्यावरण शिक्षण की अंतःक्रिया 3 आधारों पर होती है, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चले। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चले। चलिए बिल्कुल चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए बिल्कुल मैक्सिमम आगे की ओर बढ़िए। चलिए अब देखिएगा, अब आते हैं और देखिए अब ध्यान से एक बात समझिए, पर्यावरण शिक्षण के 5 उद्देश्य होते हैं। और 5 उद्देश्य को अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो पांचों में एक तो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है, कौन सा नहीं है, और 1 नंबर का प्रश्न अप्लाइड पूछता है। 5 पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य से 2 नंबर निश्चित होता है। अगर आप अच्छे से इसको समझ लेते हैं, अगर आप अच्छे से अगर इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं 2 नंबर पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य में आपका कहीं नहीं गया है। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्या पहला कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, देखिए एनसीएफ 2005, पहले समझिए एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है,
एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, और इसने अपना सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट दिया 2005 में, इसलिए कहा जाता है राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005। ये क्या कह रहा है? कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालक के स्कूली जीवन को कहां से जोड़ना? तो बालक के स्कूली जीवन को बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना। मतलब कहां से जोड़ना? बाह्य वातावरण। अब देखिए स्कूली जीवन किसे कहते हैं? आप चार दीवारी के अंदर बच्चे को सिखा रहे हैं, आप बच्चे को किताबी ज्ञान दे रहे हैं। मतलब क्या? आप चार दीवारी के अंदर बच्चे को सिखा रहे हैं, आप बच्चे को किताबी ज्ञान दे रहे हैं, आप बच्चे को सैद्धांतिक ज्ञान, मतलब आप कुल मिला जुला करके ऐसे समझिए कि आप कक्षा में बच्चे को जो कुछ भी सिखा रहे हैं, आप कक्षा में बच्चे को जो कुछ भी समझा रहे हैं उसको कहां से जोड़िए? बाह्य वातावरण। तो ये बाह्य वातावरण कहने का मतलब है कहां से? बच्चे के पूर्व ज्ञान से। बाह्य वातावरण कहने का मतलब कहां से है? पूर्व ज्ञान से। और आपकी कक्षा में बच्चा पूर्व ज्ञान लेकर के कहां का आया है? परिवार का लेकर के आया है। आपकी कक्षा में बच्चा पूर्व ज्ञान पास पड़ोस का लेकर के आया है। आपकी कक्षा में बच्चा पूर्व ज्ञान अपने खेल के मैदान का लेकर के आया है। कहां का? खेल के मैदान का लेकर के आया है। तो देखिए मतलब आप कक्षा में जो कुछ भी सिखा रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वो आप पढ़ाइए कहां से? बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके। और बच्चे का पूर्व ज्ञान कहां है? तो वह है बच्चे का परिवार, पास पड़ोस और खेल के मैदान। तो आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय आपको उदाहरण जो लेना है, आपको बच्चे को समझाने के लिए जो प्रसंग लेना है, वो बच्चे के परिवार से लीजिए, बच्चे के पास पड़ोस से उदाहरण लीजिए, आप बच्चे के खेल के मैदान से लीजिए। अब देखिए एक प्रश्न तो सीधा कहता है निम्नलिखित में से पर्यावरण शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है? आपने एकदम सीधा सीधा बता दिया। दूसरा जो सबसे खतरनाक प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिए, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य से 17-18 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं, और याद रखिएगा केवल 5 को अच्छे से समझना है आपको। तो देखिए एक प्रश्न अगर ये कहे कि एक शिक्षक शिक्षण का कार्य करते समय बालक के स्कूली जीवन को बाह्य वातावरण से जोड़ करके पढ़ा रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन में मिल जाएगा कि वह बालक के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ा रहा है, या मिल जाएगा वह बालक के परिवार से जोड़ करके पढ़ा रहा है। भाई आपकी कक्षा में जो पूर्व ज्ञान बच्चा लेकर के आया है वह अपने कहां का लेकर के आया है? तो आप कहोगे परिवेश का। तो वह पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ा रहा है या वह परिवेश से जोड़ करके पढ़ा रहा है? ढूंढेंगे ऑप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिला तो परिवार से जोड़ करके पढ़ा रहा है, पास पड़ोस से, खेल के मैदान से। और अगर ये तीनों चारों चीजें नहीं मिली तो निश्चित तौर पर मिल जाएंगी कि वह बालक के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ करके पढ़ा रहा है। कहां से? वह बालक के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ करके पढ़ा रहा है। यही है क्या एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य स्कूली जीवन को कहां से जोड़ना? बाह्य वातावरण। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चलें। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चला जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चला जाए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चला जाए। बिल्कुल मैक्सिमम आगे की ओर बढ़ेंगे, चलिए बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चला जाए। बिल्कुल मैक्सिमम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए लेकिन एक बात बहुत गलत है, मतलब मैं नहीं कहूंगा तो आप शेयर नहीं करेंगे, मतलब मैं नहीं कहूंगा तो अपने से आप कोई काम नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं चाहे जितना चिल्लाऊं, चाहे जिस तरीके से मैं मेहनत करूं, अगर मैं नहीं कहूंगा तो आप नहीं करोगे। मतलब मैंने क्या कहा कि सिर्फ एक बातें मैंने कही, एक शेयर। अगर अभी 30,000 लोग लाइव हैं, 31,000, अगर एक शेयर कर दें तो ये एक लोगों को लाने में सफल हुए संख्या 60,000 हो जाएगी। आप झूठ का लिखते हैं कि मैंने शेयर किया। आप बताओ, अगर अभी आप कह रहे हैं कि अगर आप लिख रहे हैं कि मैंने शेयर मैं तुरंत किया हूं, अभी तुरंत की बात, अगर आप कहें कि मैं तुरंत शेयर किया हूं तो आप जरा हमको ये बताइए, आप लाइव से गए नहीं, आप शेयर कब कर देंगे? अब बताओ जरा, क्या ये सच है? एक बार 10 सेकंड का समय निकाल करके सभी लोग शेयर करेंगे। एक बार 10 सेकंड का समय निकाल करके सभी लोग शेयर करेंगे। एक बार 10 सेकंड का समय निकाल करके सभी लोग शेयर करेंगे, इसके बाद आगे की ओर बढ़ा जाएगा। एक बार 10 सेकंड का समय निकाल करके सभी लोग, चलिए बिल्कुल
चलिए बिल्कुल, मैक्सिमम मैक्सिमम के द्वारा शेयर किया जाना चाहिए, मैक्सिमम के द्वारा शेयर किया जाना चाहिए, मैक्सिमम के द्वारा। चलिए चलिए, मैक्सिमम के द्वारा शेयर किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, चलिए ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। आइए आगे की ओर बढ़ते। तो यहां पे आपने पहला समझ लिया कि स्कूली जीवन को कहां से जोड़ना, बाह्य वातावरण से। और स्कूली जीवन का मतलब क्या है, चार दीवारी के अंदर सिखाना, किताबी ज्ञान देना, सैद्धांतिक ज्ञान देना। और इस चार दीवारी किताबी और सैद्धांतिक ज्ञान को बालक के परिवार, समुदाय, समाज, बालक के पूर्व ज्ञान, बालक के परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आते हैं दूसरा पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य लेते हैं। पर्यावरण शिक्षण का दूसरा उद्देश्य लेते हैं और ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बालक में रुचि, बालक में जिज्ञासा और बालक में किसका विकास करना, कल्पना का। और रुचि, जिज्ञासा और कल्पना का विकास किया किससे जाता है, हमेशा अगर आप कक्षा को पढ़ा रहे हैं किससे, पूर्व ज्ञान से। तो देखिए से मैं अभी आ रहा था, मैं आ रहा था आपकी क्लास लेने के लिए और थोड़ा लेट हो रहा था, तो मैं बहुत स्पीड से मैं बुलेट चलाते हुए आ रहा था ताकि लेट न हो जाए, क्योंकि एक बड़ा आयोजन है तो ये लेट न होने पाए। मैं एकदम बिल्कुल स्पीड से आ रहा था, मेरे बुलेट की स्पीड रही होगी 80। और मैं जब पास के चौराहे पर, मतलब पास का मतलब बैराहना चौराहे पर जब मैं पहुंचा तो मेरे गाड़ी की स्पीड थी 80 और जल्दीबाजी निकालने के चक्कर में मैं आगे की ओर बढ़ा और 80 के ही स्पीड में मेरे सामने एक कार आ गई और 80 के ही स्पीड में हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो। आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब देखिए, जो बात मैं बताया ये है आपके जुड़ा कहां से, पूर्व ज्ञान से, इसलिए आपने सुनने में दिखाई क्या, रुचि। अब आप पूर्व ज्ञान से जुड़ा था, इसीलिए अब आगे जानने की रखते हैं कि हुआ क्या, कैसे बच करके आ गए, ये जानने की आपके अंदर होगी जिज्ञासा। और मैं कहा कि अब मैं नहीं बताऊंगा तो आप तर्क करेंगे, चिंतन करेंगे, यही है कल्पना। तो एक पर्यावरण शिक्षक का दायित्व है कि वह बालक के सामने पर्यावरण की विषय वस्तु को, बालक के सामने पर्यावरण की विषय वस्तु को कुछ इस तरीके से, मतलब कहां से, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके उसके परिवेश की घटनाओं का ऐसा प्रस्तुतिकरण करे जो बच्चे में उत्पन्न कर दे रुचि, जो बच्चे में उत्पन्न कर दे क्या, जिज्ञासा, जो बच्चे में उत्पन्न कर दे कल्पना। कमेंट करिए क्या क्लियर हुआ या नहीं। जितने लोग लाइव है एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए क्लियर हुआ या नहीं। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे, जितने लोग लाइव है एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हुआ, चलिए क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए चलिए आपके कमेंट्स ही बता रहे हैं। चलिए चलिए अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट आते हैं। कह रहा कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है बालक में, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है बालक में संवेदनशीलता का विकास करना। अब देखिए संवेदनशीलता, आपने सुना होगा भारत पाकिस्तान को, जब कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान को लेकर के संवेदनशील था और पाकिस्तान भारत को लेकर के संवेदनशील था। आप सुनते होंगे कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को लेकर के संवेदनशील होते हैं। जब ये संवेदनशील होते हैं तो करते क्या है, तो याद रखिएगा भारत पाकिस्तान को लेकर के जागरूक था, उसकी हर गतिविधियों को लेकर के जागरूक था। जब पाकिस्तान भारत को लेकर के संवेदनशील था तो वह भारत के समस्त गतिविधियों को लेकर के जागरूक था। जब आपके माँ बाप आपको लेकर के जागरूक होते हैं तो आपकी समस्त गतिविधियों को लेकर के जागरूक होते हैं। वो ये ध्यान देते हैं हमारा बच्चा कैसे लोगों के बीच उठ रहा है, कैसे लोगों के बीच बैठ रहा है, उसकी कैसे लोगों से मित्रता है, वो कब सो रहा है, कब उठ रहा है, उसके फेसबुक व्हाट्सएप पर लास्ट सीन क्या है, ये सारी चीजें चेक करते हैं। तो एक शब्दों में हम कह सकते हैं संवेदनशीलता का मतलब किसका, कि के प्रति जागरूकता। क्या होता है, के प्रति जागरूकता। तो ध्यान दीजिएगा
कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालक में संवेदनशीलता का विकास करना, मतलब बालक को पर्यावरण के प्रति किसका विकास करना? बालक में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विकास करना ही है संवेदनशीलता का विकास करना। तो प्रश्न आता है कि पर्यावरण शिक्षण में बालक को संवेदनशील बनाने से तात्पर्य है, जाकर के सीधा सीधा ऑप्शन में ढूंढना मिल जाएगा, बालक को पर्यावरण के प्रति क्या करना? जागरूक करना, या बालक को पर्यावरण के प्रति बालक में जागरूकता का विकास करना। क्लियर हुआ तीसरा? चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है बालक में अनुकूल मनोवृत्ति का विकास करना। अब आप जरा बताओ, अनुकूल का मतलब होता है के अनुसार, मतलब हवा आपके अनुकूल चल रही है, इसका मतलब होता है कि हवा आपके अनुसार, आप पूरब से पश्चिम जा रहे हैं, हवा भी पूरब से किधर की ओर जा रही है? पश्चिम की ओर जा रही है, हवा आपके अनुकूल है। मनोवृत्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मनोवृत्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं एटीट्यूड। और जैसे देखिए एटीट्यूड किसे कहते हैं? कोई एक व्यक्ति है, आपके सामने कोई एक व्यक्ति है, उसने ऐसा व्यवहार किया जो आपको पसंद नहीं आया। कोई एक व्यक्ति है जिसने ऐसा व्यवहार किया जो आपको पसंद नहीं आया, आप तुरंत ये बात कह देते हैं, किस बात का इतना घमंड दिखा रहे हैं, किस बात का इतना ऐठ रहे हैं, किस बात का इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। और इसके बदले में सामने वाले का रिप्लाई क्या होता है? साहब ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा एटीट्यूड नहीं है, मेरा व्यवहार ही ऐसा है। तो किसी भी व्यक्ति का जो मूल व्यवहार होता है, क्या? किसी भी व्यक्ति का जो मूल व्यवहार होता है वही उसकी क्या कहलाती है? मनोवृत्ति। तो बालक के मूल व्यवहार को, बालक के वास्तविक व्यवहार को पर्यावरण के अनुसार करना ही आपका कहलाता है बालक में किसका विकास करना? बालक में अनुकूल मनोवृत्ति का विकास करना। मतलब पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति का विकास करना, मतलब बच्चे का जो वास्तविक व्यवहार है, बच्चे का जो ओरिजिनल व्यवहार है, उसको पर्यावरण के अनुसार ही करना आपका अनुकूल मनोवृत्ति का विकास कहलाए। जैसे ये व्यक्ति है, अब ये आप कह सकते हैं बड़े घमंड में सामने की ओर देख रहा है, बड़े घमंड में ये सामने की ओर ताक रहा है, ये चश्मा लगा है। हो सकता है ये चीजें इसको लाइफ स्टाइल पसंद हो, और अगर ये लाइफ स्टाइल पसंद है, इसका वास्तविक रहन सहन ऐसा है, तो यही इसकी क्या कहलाएगी? यही इसकी कहलाएगी दोस्त मनोवृत्ति। तो याद रखिएगा, किसका विकास करना? अनुकूल मनोवृत्ति का क्या करना? विकास करना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5वां कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है बालक में पर्यावरण के प्रति, बालक में पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करना। तो देखिए पूरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, केवल एक ही चीज आपको नहीं समझ में आ रही होगी, वो है सरोकार। तो देखिए सरोकार का अर्थ होता है क्या करना? लगाव। सरोकार का अर्थ होता है क्या? लगाव। जैसे आप अपने पास पड़ोस परिवेश में, मतलब ऐसा पढ़ाइए, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है कि आप बच्चे में उसके पर्यावरण के प्रति क्या